बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस के ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत की विदेश नीति के जो भी चरण निर्धारित किए गए हैं, जिसमें प्रारंभ से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर और मनमोहन सिंह के शासनकाल 2014 तक का कार्यकाल मैंने आपको बताया था। इन प्रधानमंत्रियों के शासनकाल में जो भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की घटनाएं हुई हैं या जो भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के समझौते हुए हैं, चाहे वह रक्षा के क्षेत्र में हो या वह व्यापारिक क्षेत्र में हो या आंतरिक क्षेत्र की गतिविधियों के आधार पर क्षेत्रीय संगठनों का विकास किया गया हो, इन सारी चीज़ों की अपन चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब देखिए, आपका जो अंतिम चरण है वो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके शासनकाल की जो भी घटनाएं निर्धारित हैं वो आपको निर्धारित अभी की जाती हैं कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के स्थान पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के रूप में प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया और उनके शासनकाल में इस प्रकार की ये कुछ घटनाएं हुई हैं या इनके शासनकाल में विदेश नीति के आधार स्तंभ किस प्रकार से रहे। वैसे तो देखा जाता है कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में अधिकांशतः अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की गतिविधियां भारत के पक्ष में रही हैं और जहां तक संभव हुआ है वहां तक विदेशी यात्राओं के माध्यम से भारत ने अपने संगठन को या अपने स्तर को बहुत ऊंचा कर दिया है। इस आधार पर अपन कह भी सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सशक्त नेतृत्व और प्रतिभाशाली होने के कारण इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र और आंतरिक व्यवस्था को अधिक से अधिक मजबूत बनाने की कोशिश की गई है। तो सामान्यतः अपन देखते हैं कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब शपथ ग्रहण समारोह निर्धारित किया गया था तो कुछ परेशानियां भी थीं और उन परेशानियों को निकालते हुए उन्होंने भारत को एक अच्छा और सुदृढ़ नेतृत्व प्रदान किया गया है। तो पहले देखिए, सबसे पहले 2015 में जब भारतीय नागरिक इराक में कुछ कार्यरत थे या मजदूर के रूप में कार्यरत थे, उस समय लगभग 18,000 भारतीय वहाँ पर काम करते थे, लेकिन उन 18,000 भारतीयों में से कम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं या कम से कम कह सकते हैं 40 व्यक्तियों का अपहरण कर लिया गया था। नरेंद्र मोदी के सामने यह सबसे बड़ी समस्या थी कि अपहरण करने के कारण इन भारतीयों को किस प्रकार वापस बुलाया जाए और किसी न किसी रूप में भारत को स्थिति मजबूत प्रदान की जाए। इसी आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अथक प्रयासों से कूटनीतिक प्रयासों के आधार पर इराक की यात्रा की और वहां से उन भारतीयों को सुरक्षित वापस निकाला। इसके बाद देखिए कि दूसरा है कि चीन से खतरा। अपन मानते हैं कि चीन एक आक्रामक रवैया अपनाते हुए सीमाओं का अतिक्रमण करता है। कोई भी ऐसा पड़ोसी राज्य नहीं है जो चीन की नीतियों से प्रभावित नहीं हुआ हो। भारत के साथ भी इसी प्रकार की स्थिति को प्रदर्शित करते हुए चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश को अपने नक्शे में शामिल कर लिया और उन्होंने चीन के नक्शे में अरुणाचल प्रदेश को अपना क्षेत्र बताने के लिए विशेष तौर से एक पहल की या अपन ये कह सकते हैं कि अतिक्रमण करने की एक साजिश रची। लेकिन भारत ने इस चीज़ को नज़रअंदाज तो नहीं किया, लेकिन उसके आगामी खतरे को भांप लिया कि किसी न किसी रूप में चीन स्थिति को या भारत की कमजोरियों को देखना चाहता है और भारत ने अपनी सैनिक शक्ति को अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख इत्यादि ऐसी सीमाओं पर लगा दिया, लेकिन चीन इस अपने कार्य में सफल नहीं हो पाया। तो यह विशेष तौर से भारत के लिए या नरेंद्र मोदी के लिए विशेष देन मानी जाती है कि चीन की दादागिरी को समाप्त करते हुए उन्होंने सीमाओं को सुरक्षित करने पर विशेष ध्यान दिया। इसके बाद देखिए कि पाकिस्तान की घुसपैठ। ये माना जाता है कि पाकिस्तान प्रारंभ से ही भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अधिक से अधिक महत्व देता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के आधार पर वह घुसपैठ के आधार पर भारत की एकता और अखंडता को प्रभावित करना चाहता है। लेकिन आगामी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए नरेंद्र मोदी ने आपसी सहयोग या सामंजस्य की स्थिति को बनाए रखने के लिए जब शपथ ग्रहण समारोह मई 2014 में निर्धारित किया था तो प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को वहाँ आमंत्रित भी किया कि वह इसमें शामिल हो। हालांकि भारत यह चाहता था कि किसी न किसी रूप में भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सामंजस्य की स्थिति बनी रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसके बाद देखिए कि नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा।
नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बहुत अधिक राष्ट्रों की विदेश यात्राएं की हैं और सामंजस्य की स्थिति पैदा की। लेकिन फिलहाल आपको इतना बताया जाता है कि जो महत्वपूर्ण राष्ट्र हैं, जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं, या अपन यह कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के साथ खड़े हुए हैं, ऐसे राष्ट्रों की यात्राएं विशेष महत्व रखती हैं। और इसी कारण बताते हैं कि नरेंद्र मोदी ने रूस की यात्रा सितंबर 2018 में की थी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य सामंजस्य की स्थिति को पैदा करते हुए रक्षा समझौता भी किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के साथ में रक्षा समझौते के तहत अति आधुनिक हथियारों को वहां से प्राप्त करने या खरीदने या इत्यादि चीज़ों पर विशेष जोर दिया, क्योंकि भारत की सीमाओं की सुरक्षा विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके बाद देखिए कि नरेंद्र मोदी और फ्रांस। सामान्यतः अपन मानते हैं कि भारत और फ्रांस के मध्य अच्छे संबंध तो शुरू से ही रहे हैं, लेकिन रक्षा के क्षेत्र में और भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लड़ाकू विमान राफेल अमेरिका एक ताकतवर मिसाइल के रूप में या एक लड़ाकू विमान के रूप में जो बनाता है, भारत ने उसे खरीदने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया और राफेल का यह समझौता मई 2018 में ही हो चुका था। हालांकि विरोधी दलों ने इसकी महत्वपूर्ण भूमिका भी मानी जाती है, या कहते हैं कि विरोधी दलों ने इस प्रकार का यह अफवाहें फैलाई कि राफेल समझौता एक प्रकार से घोटाले को महत्व देता है, लेकिन भारत की रक्षा को देखते हुए इस प्रकार की किसी भी तरह की टिप्पणी करना बेबुनियाद माना जाता है। इसके बाद देखिए कि भारत और अमेरिका का मत। भारत और अमेरिका के रिश्ते में जैसे जैसे नज़दीकियाँ आई, सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की यात्रा की और अमेरिका की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मित्रतावत व्यापार रहा। लेकिन अमेरिका में होने वाले चुनावों की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि वहां पर भारतीय नागरिकों की संख्या काफ़ी है और वह भारत की यात्रा यानी करने के लिए उन्होंने एक प्रकार से एक मौका चुना और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की यात्रा की। भारत की यात्रा यानी जनवरी फरवरी 2019 में जब राष्ट्रपति ट्रंप यहाँ पर आए तो वहाँ पर दोनों के मध्य कुछ समझौते होने की गुंजाइश थी, लेकिन अमेरिका में होने वाले चुनावों के कारण किसी भी प्रकार का समझौता नहीं हो पाया और आगामी दिनों में अच्छे रिश्तों के लिए दोनों देशों के मध्य सहमति व्यक्त की गई। इसके बाद देखिए कि भारत एवं इजराइल भी वह सशक्त राष्ट्र है जो अमेरिका और इजराइल के मध्य बहुत अच्छे संबंध माने जाते हैं। भारत ने इजराइल के साथ में राजनयिक संबंध ही स्थापित नहीं किए, बल्कि व्यापारिक संबंध भी स्थापित किए। यानी कि राजनयिक संबंध के साथ में सितंबर 2018 में यानी कि $50 अरब का व्यापार समझौता भी निर्धारित किया गया था, जो विशेष महत्व रखता है कि किसी न किसी रूप में भारत को इसका फायदा मिल सकता है। इसके बाद देखिए भारत चीन तनाव। ये बिल्कुल लेटेस्ट घटना ही मानी जाती है कि सितंबर 2020 में भारत एवं चीन के सैनिकों में सैनिक मुठभेड़ हुई और ये सैनिक मुठभेड़ सीमाओं के अतिक्रमण के आधार पर निर्धारित की गई। हालांकि भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को किसी न किसी रूप से वहां से खदेड़ना प्रारंभ किया, जिसके कारण सीमाएं सुरक्षित मानी जाती हैं। लद्दाख क्षेत्र में इस प्रकार की घटना को देखा गया, लेकिन साथ साथ नरेंद्र मोदी ने कठोर कदम उठाते हुए चीनी सामान के आयात पर रोक लगा दी। यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक क्षेत्र में या तकनीकी क्षेत्र में, मोबाइल के क्षेत्र में या अपने कह सकते हैं कि संचार के क्षेत्र में लगभग 59 ऐप्सों को यानी कि बिल्कुल हटा दिया और किसी न किसी रूप से उनको इस चीज़ का विशेष फायदा भी हुआ। इसके बाद देखिएगा भारत एवं पाकिस्तान। अपन मानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के मध्य तनाव की स्थिति प्रारंभ से ही मानी जाती है, लेकिन फरवरी 2019 में पाकिस्तान के द्वारा एक आतंकवादी यानी घटना निर्धारित की गई। भारत के CRPF के काफिले पर एक गाड़ी के माध्यम से यानी कि RDX के माध्यम से यानी विस्फोट किया, जिसमें बहुत सारे जवान यानी कि 42 जवान शहीद हुए थे। हालांकि यह एक दुखद घटना मानी जाती है, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी ने इसका जवाब देने के लिए
यानी इस प्रकार की कार्रवाई की कि इस घटना के 12 और 13वें दिन के बाद ही उन्होंने ऐसे स्थान जहां पर आतंकियों का संगठन रहता है, सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से उस स्थान को पूरा तबाह कर दिया। ऐसा माना जाता है कि लगभग वहाँ पर 300 के लगभग आतंकवादी जहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, ऐसे स्थान को उन्होंने तबाह कर दिया और यह कार्य उन्होंने अपने गोपनीय तरीके से ही निर्धारित किया। इसके बाद देखिए कि नरेंद्र मोदी की यूरोपीय देशों की यात्रा। अपन ये मानते हैं कि इनके शासनकाल में लगभग 23 ऐसी यात्राएं हैं जो विशेष महत्व रखती हैं। विशेष तौर से यूरोपीय देशों में फ्रांस है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, इन देशों के साथ साथ अन्य देशों के साथ में भी यात्राएं निर्धारित की गई हैं। हालांकि देखा जाता है कि भारतीय राजनीति के तहत अमेरिका की विदेश नीति और भारत की विदेश नीति दोनों किस प्रकार से प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर पड़ती है या किस प्रकार से पड़ता है, इसका आधार आपको इसी में दिखता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शासनकाल में किस प्रकार से कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से भारत की स्थिति को मजबूत किया है। इसके बाद देखिए आपके कि पड़ोसी राज्यों के साथ में किस प्रकार के संबंध रहे भारत के, या भारत की विदेश नीति अपने पड़ोसी राज्यों के साथ में किस प्रकार से निर्धारित है, जैसे कि पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है इत्यादि ऐसे राष्ट्र। इनकी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा कि भारत और पाकिस्तान के मध्य 1947 से वर्तमान तक कैसे संबंध रहे हैं, कौन कौन से टकराहट के कारण रहे हैं और किस प्रकार की व्यवस्था निर्धारित की गई है, ये आपको आगामी वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।